आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन की थीम है न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। सम्मेलन में कानूनी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और असम के दौरे पर होंगे। इस दौरान पीएम दोनों राज्यों में विकास से जुड़े करोड़ों रुपए के कई अहम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। पीएम आज ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के प्राकृतिक गैस, कोयला और विद्युत उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2,146 करोड़ रुपए लागत की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। पीएम आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आज आखिरी दिन है। इसमें 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया है। मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो मोबिलिटी क्षेत्र के विकास और उससे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों से भी रूबरू करा रहा है। एक्सपो में 28 वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का अवलोकन किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो देश की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इनकी आय और जीवन स्तर में सुधार से मोबिलिटी सेक्टर के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही कार्यकाल से मोबिलिटी क्षेत्र के विकास के लिए काम शुरू किया। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी इस दिशा में बड़े प्रयासों की बात कही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कहा कि 10 साल पहले तक भारत गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है। केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का तीसरी बार भी पीएम बनना तय है। पीएम मोदी को चुनने के लिए देश के युवा, गरीब और महिलाएं एकजुट हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में पश्चिम बंगाल में रेलवे विकास के लिए 13,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर राज्य सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण कानून व्यवस्था बनाए रखने में सपोर्ट मिले तो बंगाल में तेजी से प्रगति हो सकती है। विशाखापत्तनम में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा सर्वेक्षण पोत संधायक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में शामिल होगा पोत। सर्वेक्षण पोत संधायक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जे हैं। पोत की गति 18 नॉट से अधिक है। लगभग 3,800 टन क्षमता का 110 मीटर लंबा सर्वेक्षण पोत संधायक 2 डीजल इंजन से चलेगा। यह पोत अपने पूर्ववर्ती संस्करण से नए स्वरूप में लाया गया है। इंडियन नेवी ने सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। 31 जनवरी को ईरान की मछली पकड़ने वाले जहाज FV ओमारी के हाईजैक होने की सूचना मिली थी। नौसेना के अनुसार जहाज पर 7 पायरेट्स चढ़ गए थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया था। इंडियन नेवल RPA इस इलाके की निगरानी कर रहा था। INS शारदा ने FV ओमारी को इंटरसेप्ट किया और पायरेट्स को जहाज छोड़कर भागने पर मजबूर किया। FV ओमारी पर ईरान का झंडा लगा था और यह मछली पकड़ने वाला जहाज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो इस बात का सबूत पेश करें कि बीजेपी ने आप विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार काफी लंबे समय से यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार कर रही थी। इस मसौदे का परीक्षण और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे आगामी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित होने के लिए रखा जाएगा। 5 फरवरी से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। 6 फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कांगड़ा में होंगे। नड्डा आज धर्मशाला के जोरावर में एक रैली करेंगे। कांगड़ा में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जेपी नड्डा का अभिनंदन करेंगे। वहीं नड्डा पार्टी और संगठन की एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर फोकस करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस को इतना अहंकार क्यों है, जहां जीतते थे वहां भी कांग्रेस हारती गई, हिम्मत है तो वाराणसी में बीजेपी को हराओ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि इंडी गठबंधन में रहते हुए उन्हें बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में बताया तक नहीं गया, प्रशासन से उन्हें इसकी जानकारी मिली। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 5 फरवरी से झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट रखने के लिए 35 से अधिक विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। ये सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीधे हैदराबाद से रांची विधानसभा पहुंचेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। हिमाचल के सोलन जिले के अंतर्गत नालागढ़ के झाड़माजरी के पास एनआर अरोमा परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगे। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया। परफ्यूम फैक्ट्री में केमिकल का इस्तेमाल होने के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किल आ रही थी। घटना में 1 की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है। आज इसका दूसरा दिन है। यह मेला 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 40 से ज्यादा देश भर के लोग भाग ले रहे हैं। इस बार सूरजकुंड मेले में कई देशों के अलावा उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सांस्कृतिक भागीदार के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। सूरजकुंड मेला सुबह 10 बजे शुरू होकर रात 10 बजे बंद होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगे। इस मेले में देश विदेश की संस्कृति के दर्शन होंगे। देश के कई राज्यों में ठंड, कोहरे और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादरें बिछी हैं। अगले 3 दिन तक भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, लिहाजा यहां का मौसम अभी सर्द बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 5 फरवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच अगले 2 दिन फिर बारिश का अनुमान जताया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी आज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ और दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
सरकार द्वारा भारत चावल लॉन्च किया गया है और ये 29 रुपए प्रति किलो पर आम जनता को बेचा जाएगा। इसकी बिक्री अगले सप्ताह से खुदरा बाजार में शुरू हो जाएगी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में करीब 15% की वृद्धि हुई है। सरकार ने खरीफ सीजन में उगाए गए 600 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। इस खरीद से 75 लाख किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए लगभग 400 लाख टन की वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले 525 लाख टन से अधिक चावल की खरीद हो चुकी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मार्च में आरंभ होने वाले आगामी रबी सत्र के दौरान गेहूं की खरीद बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। कोयला मंत्रालय को 7 कोयला खदानों के लिए 10 बोलियां प्राप्त हुई हैं। नीलामी प्रक्रिया के तहत प्राप्त ऑनलाइन बोलियां सोमवार को खोली जाएंगी। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज और BMW सहित अन्य कंपनियों ने जरूरत के अनुसार CNG हाइब्रिड से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक प्रदर्शित किए। संकट से गुजर रही एयरलाइन स्पाइसजेट ने कहा कि उसने श्रीनगर, गया और गुवाहाटी सहित 7 शहरों से हज उड़ानें संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। नए सिरे से खुद को खड़ा करने की कोशिशों में जुटी स्पाइसजेट ने एक विज्ञप्ति में कहा कि हज उड़ानों का परिचालन उसके लिए आय सृजन का अहम स्रोत रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 62% उछलकर 1,870 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 1,151 करोड़ रुपए रहा था। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2 गुना होकर 2,998.1 करोड़ रुपए हो गया। टाटा मोटर्स लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 133.32% बढ़कर 7,100 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,043 करोड़ रुपए रहा था। रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक प्रावधानों का अनुपालन न करने पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने जहाजरानी क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग पर पायलट परियोजनाओं के लिए कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाजार नियामक सेबी ने राइट्स इश्यू और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जैसे पब्लिक इश्यू के लिए 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त वर्ष 2025 में माल भाड़े से आमदनी 6.5% बढ़ने का अनुमान है। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 2.5% से अधिक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के वितरण कारोबार से जुड़ी कंपनी राशि पेरिफेरल्स अगले हफ्ते अपना IPO पेश करने के लिए तैयार है। राशि पेरिफेरल्स कंपनी ने अपने 600 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए 295 से 311 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2 गुना होकर 2,998.1 करोड़ रुपए हो गया। कोयला मंत्रालय को 7 कोयला खदानों के लिए 10 बोलियां प्राप्त हुई है। नीलामी प्रक्रिया के तहत प्राप्त ऑनलाइन बोलियां सोमवार को खोली जाएंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार ने हालिया बजट में भारतीय रेल को बीते 5 वर्षों की तुलना में अधिक बजट का आवंटन किया है। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे के लिए परिव्यय 2.6 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।
फ्रांस में भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर पर यूपीआई का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अमेरिका ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने की सामग्री और तकनीक की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ईरान समर्थित हूती समूह ने ईरान में बने यूएवी और मिसाइलों से वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी नौसैनिकों ठिकानों पर भी हमला किया है। इन हथियारों का इस्तेमाल रूसी सेना भी यूक्रेन के खिलाफ कर रही थी। जॉर्डन में टावर 22 पर ईरान के आतंकवादियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 40 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जॉर्डन हमले के जवाबी हमले किए जाएंगे। यमन के ईरान सहयोगी हौथी आंदोलन हमले रोकने का नाम नहीं ले रही है। ईरान सहयोगी हौथी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इजरायली शहर इलियट में लक्ष्यों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान सहयोगी हौथी के अधिकारियों ने कहा कि जब तक इजरायल गजा में अपना आक्रमण समाप्त नहीं कर देता तब तक वह सैन्य अभियान जारी रखेगा। हौथियों ने लाल सागर क्षेत्र में नौवहन और अन्य ठिकानों पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सबसे बड़े सिख गुरुद्वारा के स्थल पर आग लगने के बाद कई प्रोपेन टैंक फट गए और आग की लपटों से एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने प्रशासन द्वारा उत्पन्न दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा नीति और सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं का हवाला देते हुए 8 फरवरी के आम चुनाव से पहले अपने महत्वपूर्ण आंतरिक चुनाव कराने के अपने फैसले को टाल दिया। वॉशिंगटन के संघीय न्यायाधीश ने 2020 के चुनाव को पलटने की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक मुकदमे को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या छुटकन ने अगले महीने होने वाली सुनवाई को रद्द कर दिया है। हालांकि अभी कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की भारतीय अमेरिकी दावेदार निकी हेली ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्हें खड़ूस बूढ़े बताया। हेली ने ग्रम्पी ओल्ड मैन फिल्म का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर अभिनेताओं के चेहरे के स्थान पर अपने प्रतिद्वंदियों के चेहरे लगाकर इसे अपने सोशल मीडिया मंच पर साझा किया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट पर 336 रन बना लिए हैं। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया। दिन का खेल खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर नाबाद। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप के ग्रुप 1 के अपने आखिरी सुपर 6 मैच में नेपाल को 132 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में स्थान बनाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए उदय साहरन और सचिन दास ने शतक लगाया। उदय साहरन ने 100 और सचिन दास ने 116 रन की पारी खेली। भारत का सामना सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 232 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने जोन्स इंग्लिश, कैमरून ग्रीन और स्टीव स्मिथ के अर्धशतक की मदद से 38 ओवर 3 गेंद में हासिल कर लिया। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला पाकिस्तान के इस्लामाबाद में खेला जाएगा। दोनों देश पहले भी 7 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं और हर बार भारत ने जीत हासिल की है। 1964 के बाद डेविस कप के लिए यह भारत की पहली पाकिस्तान यात्रा है। राजकुमार रामनाथन पहले मैच में पाकिस्तान के एसाम उल हक कुरैशी के खिलाफ उतरेंगे। दूसरे एकल में एन श्री राम बालाजी का मुकाबला अकिल खान से होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
भारतीय महिला टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। भारतीय टीम ने पहले मैच में भूटान को 10-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत की तरफ से पूजा ने 4 गोल किए। भारत की अस्मिता चालिहा आज थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेंगी। सेमीफाइनल में उनका सामना थाईलैंड की सोपानिडा काटेथोंग से होगा। मोंटपेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के होल्गर रूने ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के माइकल ममोह को सीधे सेट में 7-6, 6-4 से हराने में सफलता पाई। शीर्ष वरीयता प्राप्त येलेना ओस्टापेंको ने लिंच ओपन टेनिस के अंतिम 4 में पहुंचने में सफल रही हैं। ओस्टापेंको ने क्वार्टर फाइनल में जोड़ी अन्ना बरेज को सीधे सेट में 6-1, 6-2 से हराया। नाइजीरिया ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में नाइजीरिया ने लुकमैन के गोल की मदद से अंगोला को 1-0 से शिकस्त दी। डीआर कांगो ने भी अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही है। कांगो ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गिनी को 3-1 से हराने में सफलता पाई। पेरिस सेंट जर्मन ने फ्रेंच फुटबॉल लीग में स्ट्रासबर्ग पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। पीएसजी के लिए एम्बापे और असेंसियो ने गोल किए। इस जीत के साथ पीएसजी ने लीग में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दक्षिण कोरिया ने एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। कोरियाई टीम ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने में सफलता पाई। कप्तान सान हुंग मिन ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पूनम पांडे के हैंडल से उनके निधन की जानकारी दिए जाने के बाद से वो लगातार सोशल ट्रेंड्स में बनी हुई हैं। उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा थी कि पूनम पांडे का निधन कानपुर में हुआ है, लेकिन कानपुर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो शिव रवेल इस फिल्म की निर्देशन करने वाले हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अपनी आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के सेट से एक नई तस्वीर को साझा किया है। पोस्ट को शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा कि टीम ने जॉर्डन में फिल्म की शानदार गाने की शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया है। साल 2002 के दर्दनाक गोधरा कांड पर आधारित फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा का टीजर जारी हो गया है। फिल्म 1 मार्च 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। तमिल सुपरस्टार दलपति विजय अब राजनीति में भी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। दलपति विजय ने चुनावी पारी के लिए तमिलागा वेट्री कजम नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता राकेश रोशन से ठगे गए 20 लाख रुपए वापस करने का निर्देश दिया है। दरअसल वर्ष 2011 में 2 लोगों ने राकेश रोशन से 50 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन अभिनीत फिल्म द क्रू की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। यह फिल्म 29 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का दूसरा गाना तुमसे किरण धूप की रिलीज हो गया है। फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वर्ष 1986 में ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आएगी। 19 शहरों के 43 पीवीआर आइनॉक्स सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया है। इस सप्ताह भी धारावाहिक अनुपमा ने टीआरपी लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि जनक सीरियल ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पछाड़कर टॉप 5 में जगह बनाई। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग पूरी कर ली है। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।